अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना अंडर कंट्रोल एंड एक्साइटेशन कंडक्शन ऑफ हार्ट, चैप्टर नंबर 10 ऑफ गाइड फिजियोलॉजी। इसमें हम हमारे लास्ट टॉपिक हो गया इस चैप्टर का। तो इसमें हमें डिस्कस करना है जी सबसे पहले साइनस नोड के पेसमेकर कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का रिस्पॉन्स का क्या हमारे फंक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आते हैं साइनस नोड एज अ पेसमेकर। साइनस नोड पेसमेकर के तौर पर एक्ट करता है। इससे क्या मुराद है कि जो इम्पल्स होती है ना, सबसे पहले वो साइनस नोड में से पास करेंगे। ऐसे नोड में से इम्पल्स ने आना है, ठीक है। उन्होंने जनरेट करनी इम्पल्स, और इम्पल्स ने जो साइनस नोड में से पास करना है। साइनस नोड में से पास करने के बाद उन्होंने एवी नोड में जाना है, और वही वाली इम्पल्स ने जो है आगे कंजे फाइबर्स में जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों जो हैं वो अपने अपनी इम्पल्स जनरेट करेंगे, और इन्होंने जो है वो अपनी इम्पल्स जनरेट करके जो डिस्चार्ज होना है, सेल्फ डिस्चार्ज होना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो एवी नोड है उसकी कितनी एक्साइटेशन होती है, डिस्चार्जिंग होती है, पर रेट का रेट कितना होता है पर मिनट, ये आपने याद रखना है। ये होता है 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। इनका होता है 20 से 40 टाइम्स पर मिनट, और इनका होता है आपके पास 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। तो सबसे ज़्यादा ऐसे नोट किया है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो साइनस नोड है उसकी बीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट रेट हम देख लिए 70 से 80 टाइम्स होता है। तो इसलिए हमने कहा कि इसके लिए रिथमिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने इसको पेस मेकर बनाया हुआ है। इट इज़ एक्टिंग एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब हम देखते हैं कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर जो है वो एबनॉर्मल पेसमेकर्स बन जाते हैं। मतलब अगर आपका ऐसे नोड जो है उसकी ब्लॉकेज हो जाए, उसकी इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र ना हो रही हो, उसकी वजह से क्या होगा कि एवी नोड और ऐसे नोड जो हैं ये आपके पेसमेकर बन जाते हैं। और जो भी ऐसे नोड के अलावा पेसमेकर होगा उसको आप जो है वो एक्टोपिक पेसमेकर कहेंगे। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ में ऐसा भी होता है कि आपके एट्रियल और जो आपके वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं उनकी एक्साइटेशन इंक्रीज़ करने की वजह से वो भी जो है वो आपके क्या एक्ट करते हैं, पेस मेकर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पेस मेकर एक्टोपिक पेस मेकर होते हैं ये डिएबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, हार्ट की पंपिंग को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसे नोड ब्लॉक हो गया तो एवी नोड जो है वो अपने रिस्पॉन्स को शो करेगा, ठीक है। अगर एवी नोड जो है वो भी ब्लॉक हो गया है तो ये आपका जो परकंजे फाइबर्स होंगे ये रोल में आएंगे, लेकिन परकंजे फाइबर्स फ़ौरन ही रोल में नहीं आते। परकंजे फाइबर्स जो हैं वो आफ्टर 5 to 20 सेकेंड्स जब एवी नोड ब्लॉक होगा तो उसके बाद जाके वो हरकत में आते हैं। और इसी दरमियान जो 5 से 20 सेकंड्स के अंदर क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो फेल करना शुरू कर देते, पंप करना, और ब्रेन जो बंदा होता है ना वो फेंट होना शुरू होता है, उसकी ब्रेन को ऑक्सीजन कम जा रही होती है, ठीक है। और वो कहते हैं इसी वजह से फिर जब ये 5 से 20 सेकंड्स गुजरते हैं उसके बाद परकंजे फाइबर्स जो हैं वो रोल में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस डिलेड पिकअप ऑफ हार्ट बीट को आप क्या कहते हैं, स्टोक्स एडम सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है। और वो कहते हैं अगर डिले बहुत लॉन्ग हो जाए तो उससे क्या होगा, डेथ हो सकती है। स्ट्रोक एडम सिंड्रोम ये है कि आपकी जो डिलेड पिकअप हो रही है, परकंजे फाइबर्स बहुत 5 से 20 मिनट के बाद जो है वो सेकंड के बाद जो है वो डिलेड इम्पल्स ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है वो कहते हैं इसको स्ट्रोक एडम सिंड्रोम कहते हैं, थोड़ी सी डिले आना, ठीक है। अब हम आते हैं रोल ऑफ परकंजे फाइबर इन कॉजिंग सिंक्रोनाइज कंट्रैक्शन। सिंक्रोनाइज कंट्रैक्शन में इनका क्या रोल है ये हम देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं रोल ऑफ परकंजे फाइबर्स। याद रखिएगा हमने कहा था कि रोल जो परकंजे फाइबर्स हैं वो पूरे वेंट्रिकल्स के मस्कुलर मैस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कार्डिक इम्पल्स जो है वो पहले मसल के अंदर जाएगी, वेंट्रिकुलर मसल के फाइबर के अंदर। उसके बाद वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होकर इम्पल्स जो है वो लास्ट तक चले जाएगी, और इस तरह जो है वो तमाम इकट्ठे जो हैं वो आपके वेंट्रिकुलर मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एट अ सिंक्रोनाइज्ड इनका होता है रोल, और जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस पंपिंग को इंक्रीज़ करते हैं हार्ट की। अगर जो है वो कहते हैं सिंक्रोनाइज ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक मसल का फाइबर जो है वो कंट्रैक्ट करेगा और दूसरा रिलैक्स किया हुआ होगा, जिसकी वजह से जो है हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो वेंट्रिकल्स की पंपिंग इफेक्टिवनेस है वो 20 से 30% तक वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ हार्ट को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक का रोल।
ओके, अब हम डिस्कस करें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो वैगस नर्व को यूज़ करते हैं और वेगल एंड पर जो है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाते हैं। एसिटाइलकोलिन ने क्या करना है, ये जो आपका ऐसे नोड है इसकी एक्साइटेबिलिटी को कम कर देना है। उसके अलावा इसमें एवी जंक्शनल फाइबर्स जो होते हैं उनकी जो ब्लॉकेज करवा देनी है, ठीक है, जिसकी वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जो इम्पल्स ट्रांसफर नहीं हो सकती। जब एट्रिया से इम्पल्स वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रांसफर नहीं होगी तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो इम्पल्स की कमी होने की वजह से जो है वो आपके एवी नोड को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाए कंडीशन की जिसके अंदर एवी जंक्शनल फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाए, ठीक है, इनका ब्लॉक हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो आपके एवी नोड हैं वो हरकत में आएंगे। एवी नोड भी ब्लॉक हो गए होंगे क्योंकि वो एवी जंक्शनल फाइबर्स ऑब्वियसली हमने कहा कि वो ब्लॉक हो गए, तो इससे परकंजे फाइबर्स जो हैं वो रोल में आएंगे आफ्टर 5 to 20 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। और इसको वो कहते हैं कि ये कितनी कंडक्शन लेके जाएंगे, 20 से 40 टाइम्स होते हैं पर मिनट लेके जाते हैं। और ये इसको आप क्या कहेंगे कि 5 से 20 टाइम्स बीट्स जो कर रहे हैं पर मिनट इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको आप कहेंगे वेंट्रिकुलर एस्केप। क्योंकि अगर तो वो ब्लॉक ही रहता और ना इम्पल्स ट्रांसफ़र होती तो डेथ हो सकती थी, इसलिए परकंजे फाइबर्स आगे दरमियान में और ये वेंट्रिकुलर एस्केप कहलाएगा कि वो जो है वो इस कंडीशन से निकल गए हैं, ब्लॉकेज कंडीशन से बाहर आ गए, इसको आप वेंट्रिकुलर एस्केप कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं वेगल नर्व कैसे जो है वो इफेक्ट करती है। सबसे पहले ये होता है कि आपके चलिए हम इसको देखते हैं। ओके, इसमें हम कह रहे थे कि आपके जो मैकेनिज्म इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके ऐसे नोड हैं वो स्टिमुलेट होंगे। ऐसे नोड ने जो है वो क्या करना है कि हमने कहा कि जो ऐसे नोड है उसके ऊपर वेगल नर्व्स का रोल क्या है कि साइनस नोड में, सपोज कि साइनस नोड में सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ, इन्होंने पोटाशियम आयंस की अमाउंट इंक्रीज़ की, इन्होंने आगे हाइपर पोलराइजेशन कॉज की, हाइपर पोलराइजेशन हुई जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको नेगेटिव वैल्यू में लेगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में आएगा तो थ्रेशोल्ड जो होगा तो आपके सोडियम पोटाशियम पंप को एक्टिवेट करने वाला वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा एक्टिवेट करने में, जिसकी वजह से इम्पल्स जो है, इम्पल्स का ट्रांसफ़र भी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया। इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र कम होना शुरू होगी जिसकी वजह से आपकी जो इम्पल्स है वो कम हो जाएगी, जो हार्ट की पंपिंग है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये रोल हो गया पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस का। अब हम देखते हैं एवी नोड में। एवी नोड में आपने याद रखना कि जो एवी नोड होता है उसके अंदर यही है कि पोटाशियम आयन रिलीज होंगे, हाइपरपोलराइजेशन होगी, लेकिन हाइपरपोलराइजेशन के बाद इसने जो है वो एक्साइटेबिलिटी को कम करना है, एक्साइटेबिलिटी को कम करना है, एक्साइटेबिलिटी कम होगी। उसके बाद जो है आपने याद रखना कि क्या कम होगा, सेफ्टी फैक्टर जो है वो भी कम हो जाएगा, सेफ्टी फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होती है, ठीक है। आपके पैरासिम्पैथेटिक ने जो है वो स्टिमुलेशन को उसने हार्ट बीट को कम किया था, लेकिन सिंपैथेटिक ने तमाम रिस्पांस को जो है इफेक्टिव रिस्पांस को जो है वो एक्टिवेट कर देना, ठीक है। इसने तमाम स्टिमुलेशंस को एक्टिवेट कर देना और इसने बहुत ज़्यादा नोडल डिस्चार्ज करवाना है, ठीक है। उसने स्टिमुलेशन को भी इंक्रीज़ करवा देना है, हार्ट बीट भी इसने बढ़ा देनी है, ठीक है। अब मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि इसने नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाना है। नॉरएपिनेफ्रिन ने किसको एक्टिवेट करवाना है, बीटा एंड्रोजेनिक फैक्टर को एक्टिवेट करवा देना। उसके बाद इसमें जो है वो परमिबिलिटी ऑफ पोटाशियम और कैल्शियम और सोडियम को जो है वो इसमें क्या करना है, इंक्रीज़ करवा देना है। उसके बाद इसमें क्या करना है कि थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो कम हो जाएगा, थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा जिसकी वजह से आप आसानी से जो है वो थ्रेशोल्ड जब कम होगा तो इससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ जाएगा तो इससे जो है वो क्या करेगा कि सेल्फ एक्साइटेशन बढ़ जाएगी, सेल्फ एक्साइटेशन का लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है वो क्या होगी, हार्ट बीट भी इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। अब एवी नोड के अंदर बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जंक्शनल फाइबर्स होते हैं, मतलब कंडक्शन फाइबर्स होते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, मतलब वो स्टिमुलेट होते रहेंगे। कंडक्शन फाइबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे आपके कंडक्शन टाइम को, आपको जो कंडक्शन टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो परमिबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल, अब ये जो कैल्शियम आयंस की परमिबिलिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो आपके मसल्स है ना उनको एक्टिवेट करवाए, मतलब उनकी कंट्रैक्शन करवाए, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है,
हमने कहा इसमें ये बात भूल गई कि सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है ये आपकी कौन कौन सी चीज़ों को भी एक्टिवेट करवाती है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स को भी एक्टिवेट करवा देती है, ठीक है। तो जो कैल्शियम आयंस है इनका क्या रोल है, इनका कंडक्शन ऑफ मसल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स करवानी है, और कंट्रैक्शन में आपके पास एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल दोनों आते हैं। होप सो आपको ये हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 10 ऑफ गाइडेंस जो है वो खत्म हो गया। हम अगले टॉपिक में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।